गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास में जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर है उसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला हमारा है, अगर हमें दो टर्म दे रखी हो, फर्स्ट टर्म दे रखी हो इनटू में सेकंड टर्म दे रखी हो, अगर सेकंड दो टर्म की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वो एलसीएम इनटू में एचसीएफ के बराबर होती है। अगर दो संख्याएं हैं उनकी जो गुणा होगी वो दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होती है। पहला फॉर्मूला ये बोलता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें फ्रैक्शन दे रखा हो, फ्रैक्शन नंबर दे रखा हो यानी भिन्न की संख्याएं दे रखी है, जैसे कि 3/5 और 8/11 ऐसा कोई नंबर दे रखा है। अगर इनका हमें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है हमें, इनका एलसीएम निकालना है, तो वो बराबर होता है जो पूछ रखा हो उसका एलसीएम ऊपर और डिनोमिनेटर में एचसीएफ। यानी कि 3 और 8 है इनका निकालना हमें एलसीएम और 5 और 11 है इनका निकालना हमें एचसीएफ। दोबारा लिख देता हूँ, 3 और 8 का तो निकालना हमें एलसीएम और 5 और जो 11 है इनका निकालना हमें एचसीएफ। इसी तरह से इसी का सेकंड पार्ट क्या है, अगर हमसे पूछ ले एचसीएफ, क्या पूछ ले, एचसीएफ पूछ ले, तो ऊपर वाले का निकालना है एचसीएफ डिवाइड बाय में एलसीएम निकालना है। यानी कि इस बार 3 और 8 का निकालना हमें एचसीएफ और 5 और 11 का क्या निकालना हमें एलसीएम निकालना है। इसमें थर्ड फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है, प्रॉपर्टी के बारे में है कि प्रीमेय संख्या, प्रीमेय यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं जैसे कि जिन्हें पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, क्यू बराबर ना हो 0 के, यानी कि 3/5 हो गया, 8/11 हो गया, 3/9 हो गया, या फिर 9/2 हो गया। ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर हैं। कहीं पे भी जहाँ पे क्यू ये है और पी है, कोई भी वैल्यू क्यू की है वो 0 नहीं है, 0 से बड़ी है, कम छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है। फिर है अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, IRRATION, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ऐसे चलता रहेगा, जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। ठीक है, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। हमारे इस चैप्टर में है कि जो पाई है वो रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो पाई की दो वैल्यू होती है, 22/7 और 3.14। तो जो 22/7 है वो होगा हमारा प्रीमेय यानी कि रेशनल, प्रीमेय यानी रेशनल नंबर, और 3.14 ये आगे रिपीट होती चलती है सेम, इसलिए ये है अप्रीमेय संख्या, अप्रीमेय संख्या। अब है हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में। तो पॉलिनोमियल है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 10th क्लास में 3 प्रकार के हैं, रेखिक, द्विघात और त्रिघात। रेखिक यानी कि लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, रेखिक बहुपद। फिर है क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। त्रिघात यानी क्यूबिक, क्यूबिक त्रिघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनकी एग्जांपल की बात करें तो लीनियर क्या होता है, जिसमें x की पावर क्या हो, 1 हो। क्वाड्रेटिक में क्या है, x की पावर 2 है। x यहाँ पे यानी x मीन्स हो गया वेरिएबल, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, वाई जेड पी क्यू आर, कुछ कोई भी वेरिएबल हो, सबकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो वो वेरिएबल है जिनमें जिनकी पावर क्या हो, 1, वो रेखिक होगा। यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी हो, जिनकी पावर क्या हो 2, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने कुछ वेरिएबल के एग्जाम्पल दिए। तो अगर इनके हम एग्जाम्पल लिखते हैं, रेखिक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिखते हैं, पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखते हैं। तो जैसे 2x प्लस में 3, तो यहाँ पे x की पावर है वो 1 है, इसलिए लीनियर हो गया। 2x प्लस में 3y, तो यहाँ पे भी x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो क्या हो गया, लीनियर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम द्विघात, द्विघात का एग्जांपल लेते हैं। 2x की पावर 2 प्लस में 3, सेम एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x की जो पावर है वो क्या है, 2 है, इसलिए क्या होगा, द्विघात पॉलिनोमियल होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, x की पावर 3 प्लस में √2 ऑफ x, यहाँ सॉरी 2, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे x की पावर 1 है लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, द्विघात हो गया यानी क्वाड्रेटिक हो गया। अब हम थर्ड केस की बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो 3x की पावर 3 प्लस में 9, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 3 है, तो ये कैसा हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। 3x की पावर 4 प्लस में 3x की पावर 2 और 3 ले लेते हैं प्लस में x की पावर 2, तो यहाँ पे ये नहीं देखना कि x की पावर 3 और यहाँ पे 4 है, हमें तो हाईएस्ट देखना, हाईएस्ट 4 है लेकिन हमें तो 3 चाहिए था, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है। क्यूबिक के लिए क्या चाहिए, 3x की पावर 3 प्लस में x की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर हमें कितनी चाहिए, 3 चाहिए, तो ये हो गया पॉलिनोमियल क्यूबिक का एग्जाम्पल। ठीक है, अभी हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है रूट्स के बारे में, ROOTS, रूट्स। दूसरा क्या है, रूट्स के बारे में। रूट को हिंदी में बोलते हैं मूल बोल देते हैं, या फिर जीरोज़ भी बोल सकते हैं इनको,
जीरोस भी बोल सकते हैं, रूट भी बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमने द्विघात के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि द्विघात क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में स्टडी करें, तो क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है, इसलिए रूट भी इसके कितने होंगे? 2 रूट होंगे, 2 मूल या फिर रूट बोलेंगे। क्वाड्रेटिक के 2 होंगे। रेखिक जो पोलिनोमियल है, यानी कि जो रेखिक है, इसके कितने रूट्स होंगे? इसमें एक्स की पावर, एक्स कितनी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो इसका एक ही क्या होगा? रूट होगा। क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स या फिर मूल जिन्हें बोलते हैं, 3 होंगे, ठीक है। और इन जो रूट्स है, जितने भी रूट्स हैं, उनको डिनोट करते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा से। अगर एक रूट है तो उसको अल्फ़ा से डिनोट करेंगे, अगर किसी इक्वेशन में 2 रूट निकले हैं तो अल्फ़ा बीटा से, अगर 3 रूट है उसको गामा से। जैसे कि लीनियर में एक रूट होता है, लीनियर में कितने रूट होते हैं? एक रूट होता है, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो एक रूट हो गया, तो इसको अल्फ़ा से डिनोट करेंगे। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं। यहाँ पे एक्स की पावर 2 है तो रूट भी 2 ही निकलेंगे, अल्फ़ा और बीटा। इसी तरह से हम बात करें क्यूबिक में जो क्यूबिक पोलिनोमियल है, उसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 3 होती है, तो यहाँ पे रूट कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। 3 पोलिनोमियल। चैप्टर नंबर 3 है 2 चर वाले रेखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन बतानी है। और कितने 2 वेरिएबल होने चाहिए लीनियर इक्वेशन में। हमने एक वेरिएबल एक्स ले लिया, दूसरा वेरिएबल वाई ले लिया, 2 वेरिएबल हो गए। लीनियर इक्वेशन यानी कि इसकी भी पावर 1 और इसकी भी पावर 1, तो इन 2 का यूज़ करके हुए हमें पेयर बनाने, ना कि सिंगल। 2 इक्वेशन बनानी है, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो हम बना लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, सेकंड इक्वेशन ये होगी। 2 इक्वेशन होगी, दोनों लीनियर है, 2 वेरिएबल है इन दोनों इक्वेशन में। तो अब हमें ये बताना है कि जो ये 2 इक्वेशन है उनका नेचर कैसा है, ये एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदित है। सेकंड है पैरेलल लाइन्स है, ये एक दूसरे से पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है। या फिर थर्ड हो गया हमारा कोइंसिडेंट लाइन्स है। कोइंसिडेंट यानी कि एक लाइन ये गई, इसी के ऊपर जा रही है दूसरी लाइन भी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे पता करेंगे। सबसे पहले अगर a1 ये रहा a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, अगर a1 या जैसे कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या होगी, ये बराबर हो गए तो ये प्रॉपर्टी लगेगी नहीं। इसमें देखते हैं a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो ये जो अगर नॉट इक्वल है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, यानी कि 1 सॉल्यूशन देगी। अगर एक दूसरे को काट रही है तो एक पॉइंट पे ही तो काटेगी, कितने सॉल्यूशन हो गए? 1 सॉल्यूशन। सेकंड है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, अगर बराबर है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तीसरा बराबर नहीं है, यानी कि कांस्टेंट बराबर नहीं है इन दोनों के, तो कौन सी लाइन होगी? तो होगी पैरेलल लाइंस यानी PARALL, पैरेलल लाइंस हो गई। तो ये इसके पैरेलल हो गई। मान लो फर्स्ट इक्वेशन लाइन ये, सेकंड लाइन ये, दोनों की दोनों क्या है? पैरेलल से। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो कहीं पे मिल तो रही नहीं है, तो नो सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं। थर्ड पोर्शन क्या कहता है कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगर तीनों इक्वल है तो लाइन कैसी होगी? कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, ठीक है। और संपत्ति यानी कि इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो हर जगह पे सॉल्यूशन है हमारे पास, तो हर जगह पे सॉल्यूशन, तो मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन मिले। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस पोर्शन पे हम हिंदी में बात करेंगे, इस पर इंग्लिश में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने बना ली ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हम आधार, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं कर्ण। इसी तरह से यहाँ पे हमने ट्रायंगल बनाई, इसको बोलते हैं हम बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये हमने जो ट्रायंगल ली थी ABC, ये हमने ट्रायंगल लिया, तो हम ए एंगल को मान के सब कुछ लिख रहे हैं, ए के बेस के आधार पे ये आधार है, ये लंबा है, ये कर्ण है। इसमें से अगर एंगल दे दे, ये चिट्टा एंगल दे दे और पूछ ले कि ये इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई होगी, ये लंबाई फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लाल कका। तो
जैसे कि हमें साइन थीटा पूछ ले, साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो इसमें से क्या होता है, दो चीज़ों की वैल्यू दी हुई है, तीसरे की पूछ लेता है, या फिर थीटा दे देता है और कोई वैल्यू दे देता है, और तो फिर हमसे दूसरी वैल्यू पूछ लेता है। साइन और कोसाइन, कोसाइन थीटा क्या होता है, कोसिकेंट भी बोल सकते हैं इसको, ये होता है साइन का उल्टा यानी कि कर्ण बटे लंब। फिर हो गया हमारा साइन कोस, कोस थीटा किसके बराबर होगा, दूसरा वाला, ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, ये साइन है, ये कोस है, और ये टेंजेंट थीटा। इसी तरह से साइन कोस टेन, ये कोट थीटा है, उल्टा होता है कोट, ये सीकेंट थीटा है, और ये कोसिकेंट थीटा है। ठीक है, तो कोस थीटा आधार बटे कर्ण। फिर हो गया हमारा टेंजेंट थीटा लंब बटे आधार। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो, यहाँ से जो जो वैल्यू दे रखी है वो रखते चलो और वैल्यू निकालते चलो। इसी तरह से बाकी दो रहेगी, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू किसके हो गया, सीकेंट हो गया पर हमारा कर्ण बटे आधार। फिर रह गया हमारे पास साइन कोस टेन, कोट रह गया, कोट थीटा इज इक्वल टू किसके हो गया, आधार बटे लंब। सिमिलरली यहाँ पे लाल का यूज़ किया है, यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले यूज़ करेंगे। ये पहला हो गया हमारा साइन थीटा, सेकंड हो गया कोस थीटा, और जो ये थर्ड हो गया हमारा हो गया टेंजेंट थीटा। इसी तरह से ये उल्टा लिखेंगे, यानी कि कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी ऊपर पी नीचे, ये हो गया कोट थीटा, ये हो गया सीकेंट थीटा, ये हो गया कोसिकेंट थीटा। एक फॉर्मूला और आता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो क्या है कि कोट थीटा जो होता है वो इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और टेंजेंट जो थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। यानी कि टेंजेंट है तो साइन ऊपर कोस नीचे, कोट है तो कोस ऊपर साइन नीचे। इस चैप्टर का नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। फिर आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, और कोस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस में कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। याद करने का तरीका ये तो सिंपल है, साइन और कोस एक साथ लिखेंगे तो 1 होगा। यहाँ पे क्या है, अगर कोसिकेंट है तो यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी आ जाएगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और ये टेंजेंट और ये सीकेंट है तो अलग अलग है, तो अलग अलग एक साथ आ गए। तो कुछ फॉर्मूला नंबर 4 और 5। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वृत्त यानी कि सर्कल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ सर्कल, यानी कि कोई एक सर्कल है, अगर सर्कल से टच होते हुए कोई लाइन जा रही है, अगर एक पॉइंट पे टच कर रही है कोई लाइन सर्कल को, तो वो टेंजेंट कहलाती है, टेंजेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा कहते हैं जिसे। ठीक है, अगर कोई सर्कल है, सर्कल पर कोई लाइन है, वो उसको एक पॉइंट पे टच करती है तो वो टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, और एक बिंदु से एक ही टेंजेंट संभव है कि एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कोई सर्कल है जिसका केंद्र O है, जिसकी रेडियस R है, उस पर कोई टेंजेंट जा रही है, ये A भी कोई टेंजेंट है, तो जो रेडियस और जो टेंजेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो R इज़ परपेंडिकुलर टू AB होती है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है रेडियस। टेंजेंट AB पर जो रेडियस है R, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, नेक्स्ट है कि अगर मान लो एक सर्कल दिया हुआ है और उसके बाहर कोई बिंदु A है, और यहाँ से कोई हमने टेंजेंट खींच दिया ये A, और यहाँ से कोई टेंजेंट खींचा दूसरा ये, तो ये B है और ये C है, तो जो AB होगा वो इक्वल होगा AC के। दोनों टेंजेंट, अगर A की बाहर कोई पॉइंट है, सर्कल से बाहर कोई पॉइंट है, उससे हमने 2 टेंजेंट खींची किसी सर्कल पर, ठीक है, तो दोनों जो टेंजेंट होगी वो इक्वल डिस्टेंस होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। चैप्टर नंबर 11 में है, चैप्टर नंबर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से रिलेटेड क्षेत्रफल के बारे में है। तो मान लो हमने ये सर्कल लिया, ठीक है, इसका केंद्र O ये है, और इस केंद्र से हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है, इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो इस पोर्शन को हम कहेंगे त्रिज्याखंड, इसको हम बोलेंगे त्रिज्याखंड।
और इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें पता है सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर हमें इसका निकालना है तो ये जो एंगल बना रहा है जितना थीटा अपॉन में 360 अप्लाई कर देंगे तो त्रिज्याखंड यानी कि इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360। फिर हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कल में से हमें ये हमारा त्रिज्याखंड है, ये एंगल थीटा है, लेकिन हमें एरिया निकालना है सिर्फ इस पोर्शन का। इसको बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं इसको, वृत्तखंड। इस वृत्तखंड का एरिया निकालना है तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा जो हमारा जो त्रिज्याखंड है उसमें से माइनस कर दो त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें। अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360 माइनस, अब त्रिभुज का एरिया निकालने का यहाँ पे एक न्यू फॉर्मूला है, ये भी आ रहा है हमारा, ये भी आ रहा है, तो इसके लिए यूज़ करेंगे 1/2 इंटू में आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या यूज़ करेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आर हमें दिया होगा और इससे क्या निकल जाएगा, इस एरिया का, इस वृत्तखंड का एरिया निकल जाएगा अगर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कि ज़रूरी नहीं है कि त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला अप्लाई करें, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं 1/2 इंटू में आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला भी, आधार गुणा ऊंचाई वाला भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यूज़ कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ एस इंटू में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये क्या होंगे एस माइनस ए, तो यहाँ पे ए और बी तो की वैल्यू तो हो जाएगी, ए और बी की वैल्यू तो हो जाएगी हमारी आर, और सी की वैल्यू हो जाएगी ये नीचे वाली। इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल का फॉर्मूला यूज़ करके लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। ये अगर ये 90 डिग्री का हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो कोई और फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। इसमें हमारा जो थर्ड फार्मूला है, थर्ड यानी तीसरा फार्मूला है, वो है अगर कोई सर्कल है और हमें इसकी कोई आर्क दे दे, आर्क यानी चाप या फिर ए आर सी आर्क, अगर आर्क की लंबाई पूछ ले तो हमें दिया हो थीटा की वैल्यू दे रखी है, अगर थीटा की वैल्यू दे रखी है और आर दे रखी है और आर्क पूछ ले तो आर्क वगैरह कैसे निकालेंगे, हमें पता है परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है इंटू थीटा अपॉन में 308 वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। तो आर्क यानी कि चाप की लंबाई पूछ ले, चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क, LENGTH लेंथ ऑफ आर्क पूछ ले तो उसके लिए यूज़ करेंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर क्योंकि परिधि है, ये आर्क है, पैरामीटर है, तो पैरामीटर के लिए 2 पाई आर इंटू में थीटा अपॉन में 360, क्योंकि आर्क तो कुछ पोर्शन को ही बोलते हैं ना, ये स्मॉल आर्क है, ये लार्ज आर्क है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है अपना 12th, जिसमें है सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, यानी कि क्षेत्रफल और आयतन निकालना है डिफरेंट शेप का। सबसे पहली जो शेप है हमारी है वो शंकु यानी कि कोण, तो शंकु, ठीक है, जिसमें जो ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं एल, ये जो बीच में है इसको बोलते हैं हाइट, ठीक है, और जो ये कहलाएगी रेडियस। तो एल बराबर होता है लेंथ, जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, एच मीन्स हाइट, ऊंचाई, आर हो गया हमारा रेडियस, त्रिज्या। तो इसमें हमें 3 चीज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल 2 तरह का होता है, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा हो गया हमारा कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो शंकु में क्या यूज़ करेंगे, पाई आर एल यूज़ करते हैं वक्र के लिए। पाई 22/7, पाई की वैल्यू होगी, पाई की वैल्यू हो सकती है 22/7 भी हो सकती है और 3.14 भी यूज़ कर सकते हैं। फिर है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, आर तो रेडियस होगा, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस में जो ये सर्कल है इसका और क्षेत्रफल, वक्र में तो ऊपर का है, टोटल करेंगे तो नीचे वाला भी, तो पाई आर स्क्वायर और जोड़ दो इसमें, तो पाई कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, तो पाई आर प्लस एल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। थर्ड है हमारा आयतन, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड इसमें निकालेंगे आयतन। क्या निकालेंगे, आयतन। तो आयतन वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शेप है हमारी बेलन यानी कि सिलेंडर। ये मैंने एक सिलेंडर की शेप बना दी, CYLINDER सिलेंडर। जो नेक्स्ट शेप हमारी क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर को बेलन बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल यहाँ पे भी 2 तरह के होंगे। फर्स्ट हो गया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और सेकंड हो गया हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर एच और कुल के लिए हो गया 2 पाई आर आर प्लस में एच, ठीक है। 2 पाई आर क्यों, कहाँ से आया कि जो ये है ये हमारी एच है, ये हमारी हाइट क्या है आर है।
तो ये आर हो गई, ये एच होगी, तो 2 पाई आर हो गया। वक्र कुल हो गया 2 पाई आर आर प्लस एच, क्योंकि इसमें दो जो सर्कल है, एक ऊपर बना हुआ है, एक नीचे जो ढक्कन है उनका जुड़ गया। फिर आ गया हमारा आयतन। आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच। तो देखो जो बेलन है उसका पाई आर स्क्वेयर एच है, और जो शंकु है उसका आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो 1/3 होता है कि हम ये कह सकते हैं 3 शंकु भर के अगर इसमें हम पानी डालते हैं तो एक बेलन पूरा टोटली भर जाता है। नेक्स्ट है वो है घन। नेक्स्ट जो शेप है वो है घन की, तो हमने ये बना दिया घन। घन यानी क्यूब, CUBE क्यूब। क्यूब में हमें पता है सारी की सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है। ये भी ए होगी, लंबाई भी ए ही होती है, ऊंचाई भी ए ही होती है, और चौड़ाई भी क्या होती है, ए ही होती है। तो तीनों क्या होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगी, एक समान होगी। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो घनाभ में वक्र और क्या हो गया, तो कुल हो गया। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का, देखो वक्र में 4 दीवारी आती है, तो 4 इंटू में, और एक की क्या है, वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, यानी ए का स्क्वायर। तो ये भी भुजा और ये भी भुजा, तो ए स्क्वायर हो गया। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वो हो गया, कुल कितनी साइड होगी, 6 होगी। 4 तो वक्र में होगी, एक ऊपर और एक नीचे, 6 होगी, और गुणा में ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होगा, 4a स्क्वायर वक्र हो गया, 6a स्क्वायर क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब बात करें आयतन की, तो आयतन होता है ए क्यूब, यानी कि ए इंटू में ए बोलते हैं। और जो इनका जो क्षेत्रफल है, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में तो किलोमीटर स्क्वायर वर्ग इकाई होती है। और आयतन की होती है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जैसे दे रखा है क्वेश्चन में वैसे ही इकाई लगा देंगे। फिर आ गया हमारा घनाभ। घनाभ कैसा होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, अलग अलग हो, जैसे कि ये होगा। ठीक है, तो देखो लंबाई इसकी हमने मान ली L, लेंथ, ये चौड़ाई होगी B, ये ऊंचाई होगी H। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तीनों हो गई। तो अब क्षेत्रफल की बात करें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 इंटू में, देखो इसका क्षेत्रफल जितना ये होगा उतना ही वो होगा, तो 2 बार होगा, किसी एक का निकाल लेते हैं, L इंटू में H बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका L इंटू में B, फिर B से शुरू को, B इंटू में H और H इंटू में L। ठीक है, LB। देखो अगर हमें या इस जमीन का निकालना है तो ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, तो ये नीचे वाले पोर्शन का आ गया LB। अगर इसका सामने वाली दीवार का निकाले तो LH, तो LH हो गया। फिर हमें निकालना इस साइड का निकालना तो BH, तो BH हो गया। हर चीज़ का 2 बार है तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, 4 दीवारी आती है, ऊपर और नीचे काउंट नहीं करते, तो उसके लिए फॉर्मूला 2H इंटू में L प्लस में B, L इंटू में B और H से फिर बाहर मल्टीप्लाई। फिर बात करें आयतन की, तो आयतन का बड़ा ही आसान फॉर्मूला है L इंटू में B इंटू में H। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फिगर है वो हमारी है गोला। तो गोले की शेप को हम कुछ ऐसे डिनोट करेंगे, 3D बनाने की ट्राई करेंगे। 3D में गोला कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ से लेकर के ये जो होगी इसकी क्या होगी, रेडियस हो गई R। गोले में कुछ और तो होगा नहीं, तो इसमें ना गोले में सिर्फ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो हो गया कि 3D में तो इसमें 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि एक जो है सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन कई सर्कल मिलके ही क्या बनेंगे, गोला बनेंगे, तो उसके लिए 4 यूज़ कर लिया हमने। फिर हो गया आयतन की बात करें, आयतन तो 4/3। देखो 4 यहाँ से उठा लिया, याद करने का तरीका है, कई बार क्या होता है 3/4 लिख देते हैं बच्चे, लेकिन क्या हमें पता है कि क्षेत्रफल में 4 ऊपर आता है तो यहाँ पे भी 4 ही आएगा। 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट फिगर है अर्धगोला। तो अर्धगोला तो कुछ ऐसा बनेगा, तो अर्धगोला जो अर्धगोला होगा इसका जो क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जो ऊपर पूरे गोले का है उसका हाफ कर देंगे तो क्या बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। और वक्र की बात करें, हाँ ठीक है 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हाफ का हो गया, बट ये पोर्शन भी तो ऐड हो गया ना इसमें, तो इसका और लिख दो, क्या होगा इसका, तो ये एक सर्कुलर शेप है तो इसका हो गया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर टोटल क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। वक्र में तो सिर्फ ये आएगा, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया इसका। नेक्स्ट चैप्टर हमारा